हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वाति स्टडी पॉइंट पर। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 7 के भूगोल के चैप्टर 5 जल के बारे में चर्चा करेंगे कि जल क्या है। ठीक है, जल जीवन का आधार है। इसके बिना पृथ्वी पर किसी भी जीव, पेड़ पौधे या मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें लगभग 97% भाग जो जल है वो समुद्री यानी खारा है, और केवल 3% जो है 3% जो जल है वो क्या है, मीठा है। इस मीठे जल का भी अधिकांश भाग हिम नदों और बर्फ़ के चादरों में जमा हुआ है, इसलिए हमारे उपयोग के लिए जो जल है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें इसका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, जैसा कि किताब में आपके आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जल के बारे में चैप्टर 5 है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है, ये सोचने वाली बात। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सही वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। किसे कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आइए अगर हम लोग सरल शब्दों में अगर हम लोग समझे तो जल जो चक्र होता क्या है। जल लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जैसा कि देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत जो हो रही है वाष्पीकरण से हो रही है। सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें क्या हैं, हमारी पृथ्वी पे आ रही हैं, मतलब जल पे, जैसे नदी पर, समुद्र पर, झील पर पड़ रही है। इससे क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, जब सूर्य की गर्मी से जल जो है वो भाप बन जाता है। ठीक है, जब जल भाप बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, गर्मी के कारण जल वाष्प में बदलकर हमारे वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करें। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, उसमें क्या होता है, ये केवल जलाशयों से ही पानी वाष्प के रूप में ऊपर नहीं जाता है। पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार पौधे भी जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संघनन क्या होता है। संघनन की बात, जब जल वाष्प जब ऊपर वायुमंडल में पहुंचती है, इस वायुमंडल में जब पहुंचती है तो ऊंचाई पर तापमान जो है, जो टेम्परेचर है वो कम होने के कारण जल वाष्प ठंडी होकर छोटे छोटे जलकणों में बदल जाती है। छोटे छोटे जलकणों में क्या होती है, बदल जाती है। जब ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण जल वाष्प क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे जलकणों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया में बादल का निर्माण होता है। ये जो बादल देख रहे हैं, इसी प्रक्रिया में बादल का निर्माण होता है, जिसमें कि जल की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। अब किसे कहते हैं, वर्षण। ये देखिए, फर्स्ट यहाँ ने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा, संघनन। अब वर्षण के बारे में। वर्षण क्या होता है, जब बादलों में जल की बूंदें अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। मतलब ये जब देख रहे हैं आप, ये बादल जो है, यहाँ पे जल की जो बूंदों की मात्रा अधिक एकत्रित हो जाती है, तो उन पर भार बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है तो वह वर्षा, हिम और ओले के रूप में क्या होती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसे हम वर्षण कहते हैं। ठीक है, नीचे गिरती हुई बारिश जो दिख रहा है चित्र में, आप देख सकते हैं, बादल से नीचे गिरती हुई जो बारिश की बूंदें, इसे हम क्या कह रही हैं, वर्षण को दिखा रहे हैं। ठीक,
फिर अब जल का वापस धरती पर पहुंचना, तो वर्षा का कुछ पानी नदियों, तालाब, झीलों में जमा हो जाता है, जैसे ये नदी है, तालाब है, उसमें जमा हो जाता है और अंत तक कहाँ तक पहुंच जाता है, समुद्र तक पहुंच जाता है। तो कुछ पानी मिट्टी के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, कुछ पानी मिट्टी के अंदर भी चले जाते हैं और भूमिगत जल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पानी फिर से जलाशयों में पहुँच जाता है। इसके बाद सूर्य की गर्मी से फिर वाष्पीकरण होता है, फिर सूर्य की किरणों से, सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण होता है और ये प्रक्रिया बार बार चलती है। ये प्रक्रिया क्या करती है, बार बार चलती है। ठीक, आइए अब यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आपने देखा यहाँ पे महासागरों के बारे में बताया गया है। पूरी पृथ्वी में पानी के अंशों को दिखा रहा है, महासागरों के बारे में ये दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक सागर। ये सागर जो है, ये सारे सागर हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता है को दिखाता है, जो उसके क्षेत्र को बताता है। बताया मैंने जैसे कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, भारत देखिए यहाँ पे ये भारत है, भारत की अगर हम बात करें तो दो प्रमुख नदी तंत्र जो है वो बहुत ही प्रमुख हैं, जिसमें कि पहला आता है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ये दो प्रमुख नदी हैं जो कि पानी के बहुत ही ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो कि भारत में आता है। ठीक है, अफ्रीका की अगर हम बात करें, ये देखिए अफ्रीका में नाइजर नदी, ये नाइजर नदी जो अफ्रीका में, ये भी एक जल तंत्र है। फिर कांगो नदी, ये देखिए कांगो नदी है। फिर ऑरेंज नदी, ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका में है। ठीक है, विक्टोरिया जी, ये सब क्या है, ये सारे जो है ये सब प्रमुख, विश्व के प्रमुख समुद्र और झीलें और नदियों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम बात करें तो ये भूमध्य सागर की अगर आप बात करिए तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे जब भी भूमध्य सागर से बादल हमारे पृथ्वी पे आते हैं तो भारत में सर्दी वर्ष भर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात उसकी हो गई है। उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में तो यहाँ पे क्या है, साल्ट लेक सिटी। ठीक है, ये भी देखिए साल्ट लेक सिटी है, उत्तरी अमेरिका में आप देख पाएंगे साल्ट लेक सिटी है। दूसरा आपका हो गया ग्रेट वियर झील, ग्रेट स्लैव झील, विनीपेग झील, सुपीरियर झील, ठीक है, मिसिसिपी नदी और हुरॉन झील। ये सब क्या है, ये सब इसके उत्तरी अमेरिका के वो है प्रमुख जल वो नदियाँ और वो झीलें हैं। ठीक है, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना क्या एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होंगी, ये देखिए होंगी है। और ब्रह्मपुत्र भी जो है वो भी आपके इधर चाइना में पड़ता है, चाइना में भी उसका ये तंत्र है जल का। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में देखिए अमेजन नदी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में देखिए अमेजन नदी है। ठीक है, कैप्सियन सागर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कहाँ पे, ये एक कैप्सियन जो सागर है वो एक आंतरिक वो है, आप कह सकते हैं एक सागर है। कैप्सियन जो सागर है वो एक आंतरिक सागर है, जिसमें कि वो प्रमुख देशों से देख सकते हैं आपकी वो ये आपका कैप्सियन सागर जो प्रमुख देशों से ये गुजरती है। जैसे कि आपका ये हो गया रशिया हो गया, आपका अज़रबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इन सब देशों से ये गुजरती है जो कैस्पियन सागर का झील। ठीक है, तो ये सब अभी आपने देखा कि ये सब जल के स्रोत हैं, जैसे प्रशांत महासागर भी आप देख रहे हैं, दक्षिण महासागर। तो ये पानी का तो बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता है हमारे पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 3% है। ठीक है, 3% है। तो जिस 3% पानी है, और वो भी 3% पानी को हमें अच्छे से संरक्षण करके रखना है, क्योंकि ये 71% जो पानी की उपलब्धता है वो पानी पीने योग्य नहीं है। पानी तो हमारे दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, अमेजन की नदी पे, प्रशांत महासागर भी में और आपके कई जगहों पे पाए जाते हैं। लेकिन सब ये बात है, सब जगहों पे मिला के अगर हम देखें पूरे पृथ्वी पर तो सिर्फ 3% जो पानी है जो कि पानी पीने योग्य है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने इसके बारे में कि हमारे विश्व में कहाँ किन किन जगहों पे किन किन
किन किन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से जल के सोर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग देखते हैं कि जल का वितरण, ठीक है, जल के वितरण के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यहाँ पे ये कह रहा है यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, जैसा कि आपने इसमें देखा, इस चित्र में देखा कि सबसे ज़्यादा पानी जल दिख रहा है। इस पूरे इमेज में आप देख सकते हैं पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा दिख रही है कंपैरिजन टू लैंड के बारे में। तो फिर भी ये क्वेश्चन उठता है कि इतना होने के बाद भी क्यों पानी की उपलब्धता कम है, क्यों हमें समस्या, अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए जो उपलब्ध है ये किन किन कारणों से। अब देखिए महासागर की बात करें तो महासागर में 97.3% जो है वो पानी महासागर का दिखा रहा है, ये 97। फिर बर्फ क्षेत्र की बात करें तो 0.2 है, भूमिगत जल पर तो 0.68 है, और झीलों का अलवर जल जो है वो 0.009 है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो है वो 0.009 है। वायुमंडल में 0.0019 है। नदियों में 0.0001 है। यानी टोटल 100% वैल्यू में सबसे ज़्यादा जो जल का जो बहाव है, सबसे ज़्यादा स्रोत है वो महासागर है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं इसको बताती हूँ लवणता क्या होता है। लवणता क्या होता है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जितनी होती है उस महासागर की औसत लवणता जो होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इज़राइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं, ये आप इसे करके देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। महासागरीय परिसंचरण, ठीक, अगर हम किसी तालाब झील को देखें तो उसका पानी हमें अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है, लेकिन अगर हम महासागर का पानी कभी भी देखें तो वो पूरी तरह स्थिर नहीं दिखता रहता है। तो महासागर में के जल में लगातार होने वाली गति को हम महासागरीय परिसंचरण यानी ओशियन सर्कुलेशन कहते हैं। अगर हम बात सरल शब्दों में कहें तो महासागर के जल का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील रहना सागरीय परिसंचरण कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहना सागरीय परिसंचरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के साथ जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा क्या होते हैं, गतिमान रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि हम तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, ठीक है। इन सब ज्वार भाटा मतलब वहाँ की गतियाँ जो होती है वो क्या होती हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं होती हैं। अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि तरंगे, ज्वार भाटा और ये सब क्या होते हैं। तरंगों की अगर हम बात करें, तरंगे क्या होती, जब समुद्र की सतह का पानी ऊपर से नीचे उठता और गिरता है तो उसे हम तरंग या लहर कहते हैं। समझ में आई बातें। जब समुद्र का पानी ऊपर से नीचे उठता और गिरता रहता है तो उसे हम तरंग या लहर कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये सारी तरंगें दिख रही हैं। कभी आपने देखा भी होगा समुद्र में तो कभी ऊपर जाता है और नीचे आती है तो लहरें हमेशा चलती रहती हैं, वो गतिमान होती हैं, ठीक है। कभी ऊपर उठती हैं, फिर नीचे उठती हैं, फिर गिरती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लहर कहते हैं। इनका प्रमुख कारण क्या है, हवा है, ठीक।
जब हवा समुद्र की सतह पर तेज गति से चलती है, मतलब समुद्र की सतह है मान लीजिए, और हवा जब चलती है तेज गति से तो वो पानी को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। जो प्रभावित करती है और क्या करती है, लहरें बनाती है। मतलब क्या होता है, कभी आप देखो तेज हवा तो क्या हो जाएगी, बड़ी लहरें। ठीक, जितनी तेज हवा चलेंगी लहरें उतनी बड़ी होंगी। बहुत तेज तूफान में लहरें काफ़ी ऊंची और शक्तिशाली भी हो सकती हैं। अब क्या है, अब बात करें तरंग, इसमें क्या है, समुद्र के तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, देखा है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। मतलब आप डालोगे तो देखोगे वापस आप ही के पास आ जाएगी। तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है तो इन्हें हम तरंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको भी जान लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगे उतनी ही बड़ी बड़ी होती जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी द्वार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कह सकते हैं। मतलब समुद्र के भीतर जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के नीचे भूस्खलन से बड़ी समुद्री लहरें उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में जब सुनामी आया था तो भारत के क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। इससे तटीय क्षेत्र काफ़ी विनाश हुए थे। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरी तरह डूब गया था। मतलब जो सुनामी जब आई थी तो उसमें क्या हुआ था, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वो पूरी तरह क्या हो गया था, डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इसको भी जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे ये भी है तो ये भी जान लेते हैं कि सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। सोचिए, अधिकेंद्र जो था वो सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। सोच लीजिए, भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। जो भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इसी कारण यह भूकंप आया। महासागरीय जल तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगे। फलस्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। सोच लीजिए, इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः क्या हो गए, डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा के में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगे की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 से किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गईं, जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में खास करके देखिए तो आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले हमें मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय प्रक्रिया बहुत ही कम होती है। देख लीजिए आप इसको व्यू, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा कैसे विनाश हो गया था।
ठीक है। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वो पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों के जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। ये देखिए इसके संकेत हैं कुछ, जिससे क्या होता है, तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी का विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने महासागरीय प्रसंचरण के बारे में पढ़ा, जिसमें तरंग के बारे में और सुनामी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में और महासागरीय धाराएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी हल कर लेते हैं, इससे रिलेटेड की जो भी पढ़ा है हम लोगों ने उस क्वेश्चन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है। देखिए जल चक्र के बारे में करें तो पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, वर्षण होता है, फिर जल का संग्रह होता है, फिर पुनः वाष्पीकरण होता है। ये प्रक्रियाएं चलती हैं जल के चक्र में। जल चक्र क्या होता है, देखिए सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जल का वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण तथा पुनः जल के रूप में पृथ्वी पर आने की निरंतर प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण सूर्य की गर्मी के कारण जल का जलवाष्प में बदलकर वायुमंडल में जाना वाष्पीकरण कहलाता है। दूसरा है संघनन। क्या है संघनन, क्या होता है, जल के ठंडा होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। जल चक्र में सूर्य की क्या भूमिका होती है, तो सूर्य की गर्मी जल के वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए सूर्य जल चक्र को चलाने वाला प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।